हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। जानेंगे कि ये टॉपिक कौन सा है। इससे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक कौन सा है। आज का टॉपिक है हमारे लिए लोकसभा और राज्यसभा में कौन अधिक शक्तिशाली है, यानी कौन अधिक क्षमतावान है। इस पे एक और क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा और राज्यसभा में कौन अधिक कारगर ढंग से, यानी कि बेहतर ढंग से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। ठीक है। और लोकसभा राज्यसभा से मिलकर संसद बनता है, आपको पता ही है। तो क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आता है कि संसद के कौन सा सदन कार्यपालिका पर सबसे बेहतर ढंग से नियंत्रण रखता है। ऐसा भी क्वेश्चन बन के आता है। तो आज इसी क्वेश्चन को हम सही से कवर करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पहले ही हमने जान चुके हैं, टॉपिक में है हमारा कि लोकसभा राज्यसभा में कौन शक्तिशाली है, या फिर लोकसभा और राज्यसभा में कौन बहुत बेहतर ढंग से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले साधारण बिल के मामले में जान लेते हैं। साधारण बिल यानी साधारण प्रस्ताव। दोस्तों, लोकसभा में जब साधारण बिल पेश होता है और लोकसभा से पास करके साधारण बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा के पास अधिकार होता है कि इसे वह रद्द कर सकता है, या फिर इसे 6 महीने तक अपने पास रखने का अधिकार होता है राज्यसभा के पास। 6 महीने के बाद उसको पास करना ही पड़ता है। अगर 6 महीने तक अगर पास नहीं किया है तो इससे क्या हो कि लोकसभा में और राज्यसभा में मतभेद हो जाएगा। कौन से बिल को लेकर? साधारण बिल को लेकर। ठीक है। और साधारण बिल को लेकर जब मतभेद होता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो इससे क्या होता है कि दोनों का संयुक्त अधिवेशन, यानी कि संयुक्त बैठकें बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। दोनों सदनों के जितने भी सदस्य हैं एक साथ बैठकें करते हैं साधारण बिल पर, और ये दोनों सदनों की जो सभा बुलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। लेकिन इस सभा की अध्यक्षता जो किया जाएगा, इस सत्र यानी इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया जाएगा, वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाएगा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पावरफुल अभी लोकसभा दिख रहा है। यही नहीं, और आगे चलते हैं। जब दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन होता है तो बहस छिड़ता है कि राज्यसभा में इस प्रस्ताव को क्यों रद्द कर दिया गया, और बहस होने के बाद इस प्रस्ताव को राज्यसभा से पास किया जाना चाहिए कि नहीं, इस पर इस अधिवेशन में क्या चलता है? मतदान चलता है। और जाहिर सी बात है, इस अधिवेशन में यानी इस बैठक में सबसे ज़्यादा जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्य बैठे होते हैं, क्योंकि लोकसभा में 543 सदस्य हैं, वोट डालने वाले होते हैं। ठीक है। और इसमें तो बहुत कम होता है, राज्यसभा में आधे से भी कम होता है लोकसभा की तुलना में। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब मतदान होगा तो लोकसभा के प्रतिनिधि ज़्यादातर पास होने के लिए ही वोट देगा। तो ऐसे में राज्यसभा से भी ये पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास ये प्रस्ताव चला जाता है। तो आई होप ये साधारण प्रस्ताव आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके पीछे बैक करके और आप देख सकते हैं, और तब भी ना आए तो एक बार आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, वो है धन प्रस्ताव, यानी कि वित्त प्रस्ताव। वित्त प्रस्ताव के बारे में जान लेते हैं। तो वित्त प्रस्ताव जब लोकसभा से पास करके राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास अधिकार होता है कि वो इसको
16 दिन तक अपने पास रख सकता है, 14 दिन तक राज्यसभा के पास अधिकार होता है कि इसे 14 दिनों तक अपने पास ये धन प्रस्ताव को रख सकता है, लेकिन ये रद्द नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर रद्द कर देगा तो ये तब भी राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, और 14 दिनों तक अगर अपने पास रख रखा है तो 14 दिन से ज़्यादा हो जाएगा एक भी दिन तो वो अपने आप ही पास हो जाएगा, यानी कि 14 दिन के भीतर राज्यसभा को पास करना ही है करना। अगर पास नहीं करेगा तो अपने आप ही वो पास होकर राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वित्त प्रस्ताव के मामले में भी लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। हमने साधारण बिल पढ़ लिए, वित्त बिल पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अविश्वास बिल, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कह लो या फिर आप दूसरा हेडिंग इसको बना सकती हो, कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखते हैं कैसे नियंत्रण रखता है। तो देखो, लोकसभा और राज्यसभा की अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में आपको पता ही है कि हर मामले में ज़्यादातर जो शक्तिशाली दिख रहा है वो लोकसभा ही दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारे देश में मंत्रिपरिषद को कई प्रकार की महत्वपूर्ण शक्तियाँ दिया गया है। ठीक है, लेकिन उसको देश के संसद के प्रति उत्तरदायी होने के लिए प्रावधान किया गया है। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के प्रति कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद जवाबदेह होता है, यानी उत्तरदायी रहता है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा जो नियंत्रण रखता है कार्यपालिका पर वो है लोकसभा। अब कैसे जानते हैं, तो राज्यसभा के पास पहले देख लेते हैं कौन कौन से पावर होता है। तो राज्यसभा प्रश्न पूछकर, आलोचना करके, बहिष्कार करके और काम रोको प्रस्ताव पास करके, निंदा प्रस्ताव पास करके, इन तरीक़ों से किसके ऊपर नियंत्रण रखता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। कौन, तो राज्यसभा। राज्यसभा के पास ये तरीके हैं। अब लोकसभा के पास कौन से तरीके हैं ये देख लेते हैं। तो लोकसभा के पास ये पावर तो होते ही होते हैं, इसके साथ ही साथ वह लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव भी पास कर सकता है, लेकिन राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं कर सकता है, पेश नहीं कर सकता है अपने सभा में। ठीक है, लोकसभा जब अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है अपनी सभा में और वो पास हो जाए तो देश में जो मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाता है, और मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि देश का जो सरकार है वो भंग हो जाएगा। प्रधानमंत्री को भी त्यागपत्र देना पड़ जाता है अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो इसीलिए कार्यपालिका सबसे ज़्यादा जो नियंत्रण में रहता है, दबाव में रहता है, वो लोकसभा से होता है। ठीक है, राज्यसभा से भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा लोकसभा से नियंत्रण में रहता है, क्योंकि लोकसभा के पास सबसे एक स्पेशल पावर है, वो है अविश्वास प्रस्ताव। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।